स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची। देश भर में कांग्रेस नेता भड़क गए, बदले की सियासत बताने लगे। कांग्रेस ने हमला मोदी और अमित शाह पर किया। मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के एक बयान को लेकर था, जिसमें उन्होंने यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं से बातचीत की थी और उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, यह बयान दिया था। इस बयान का जवाब लेने दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। राहुल पर एक्शन क्या कोई सियासी मकसद से लिया गया? राहुल को हेडलाइन में लाना बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। संडे की दोपहरी और खबर बहुत बड़ी। खबर के सेंटर में थे राहुल गांधी। पूरा मीडिया 24 अकबर रोड पर जमा हो गया। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। इधर पुलिस पहुंची, उधर पूरी कांग्रेस 24 अकबर रोड पर। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा बरप गया। बात राहुल के घर पुलिस के आने की थी। पूरी कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मोदी के परम मित्र का जुमला फ्लोट करने लगे। भूपेश बघेल एक अकेले को बचाने के लिए दो अकेलों का मुहावरा सेट करने लगे। मोदी को कोसने में कांग्रेस के नेताओं ने झड़ी लगा दी। सोशल मीडिया पर अलग माहौल बना तो 24 अकबर रोड पर अलग। एक एक करके सभी बड़े कांग्रेसी नेता राहुल के लिए भागते नजर आए। सबसे पहले कांग्रेस के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे। पीछे पीछे अशोक गहलोत आ गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, हिम्मत कैसे हो गई? राहुल के घर पर पुलिस कैसे पहुंच गई? अंदर क्या हो रहा है ये तो मैं जाके देख रहा हूँ। परंतु ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चली जाए पुलिस बिना कोई कारण के। अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है, ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है। उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कहना था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा। पूरा हंगामा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में दिए गए एक बयान को लेकर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था यात्रा के दौरान कई महिलाएं मुझसे मिलने आईं। उन्होंने कहा था यात्रा के दौरान उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। बस इसी बयान के बारे में जानकारी लेने दिल्ली पुलिस आई थी कि पीड़िता कौन है, किसके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। पुलिस की एक टीम 15 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस देने गई थी। टीम ने वहां 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन राहुल नहीं मिले। 16 मार्च को दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दोबारा गए। 1.5 घंटे का इंतजार करने के बाद राहुल तो मिले, उन्होंने नोटिस रिसीव किया। जब जवाब नहीं आया तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई। बात बस इतनी सी थी।
लेकिन कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। सर, राहुल जी पर जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, कैसे आप थोड़ा सा नीचे के लिए जाएं? देखिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इशू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज जो प्रैक्टिस की गई दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या लगता है सर, कि आने वाले समय में क्या ऐसा ही होता रहेगा? थोड़ा पीछे नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाले नहीं है। किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं और आज पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतज़ार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके। पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, हम परेशान हो गए। ये राजशाही से कांग्रेस को निकलना चाहिए। ये राजशाही नहीं चल रही है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, संविधान शाही है और स्वाभाविक रूप से संविधान शाही में ना कोई शहंशाह है और ना कोई शहजादा है। ये जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके शहजादे कानून से ऊपर है, यह विषय उचित नहीं है। जो भी जानकारी राहुल गांधी जी के पास है उन्हें संविधान के अंतर्गत उसे पुलिस और कानून के व्यवस्था के साथ साझा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि राहुल के घर पुलिस का चला जाना क्या ये बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट है? सारी बहस, सारा चिंतन इसी पर हो रहा है, क्योंकि राहुल जब से भारत जोड़ो यात्रा से लौटे हैं, इस दौरान राहुल पार्लियामेंट में भी गए, लंदन भी गए, लंदन से वापस भी आ गए। 1 महीने से ज्यादा दिन बीत गए। इतने दिन बाद राहुल गांधी का श्रीनगर वाला बयान हेडलाइन क्यों बना? राहुल गांधी पूरा सेंटर स्टेज में क्यों हैं? और उनके घर पुलिस का आना अगर ये बाय डिजाइन है तो क्यों है, और अगर ये बाय डिफॉल्ट है तो क्यों है? इसको समझते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, सबके पीछे 24 का फाइनल है और इसके पीछे 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस विपक्ष की है, जिसमें एक खेमा राहुल का है, दूसरा खेमा राहुल विरोधियों का है। और राहुल के घर पुलिस का जाना और राहुल का हेडलाइन बनना, इन सब के पीछे 24 का चुनाव है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी विरोध की लड़ाई लड़ कौन रहा है? लड़ाई राहुल लड़ रहे हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं, ममता लड़ रही हैं, केसीआर लड़ रहे हैं, नीतीश लड़ रहे हैं या केजरीवाल लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष बटा है, उसको देखकर मोदी विरोधी वोटर कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? कहा तो यह जा रहा है कि राहुल के घर पुलिस का आना बीजेपी की सोची समझी सियासी प्लानिंग का नतीजा है, जो बीजेपी के डिजाइन में फिट बैठता है। क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि मामला मोदी और राहुल के बीच में ही रहे, रीजनल पार्टियों तक न पहुंचे, क्योंकि जितना देश में राहुल राहुल होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। मोदी विरोध का वोट राहुल विरोध की पार्टियों और कांग्रेस में बटेगा। अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो ज्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी और कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट का मतलब ठीक वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है। राष्ट्रपति चुनाव में पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन, इसका विकल्प होता है। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी की पर्सनल रेटिंग 78% है, जबकि राहुल गांधी की पर्सनल रेटिंग 10% से भी कम है। करीब 62% का अंतर है। प्रधानमंत्री की पसंद में वो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन मोदी से फाइट में कोसों दूर हैं। इसीलिए 24 की रणनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए राहुल गांधी सबसे मुफीद कम्पीटर हैं और इसीलिए
बीजेपी राहुल पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन। मोदी विरोध के नाम पर वोट करने वाले जितना कंफ्यूज होंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। राहुल गांधी को बीजेपी क्यों हेडलाइन में रख रही है, आप इसी से समझ सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि मोदी विरोध के नाम पर राहुल और थर्ड फ्रंट बना रही पार्टियों के बीच ये फासला जितना दूर होगा, 24 का रास्ता बीजेपी के लिए उतना नजदीक होगा। इस वक्त जिनको मोदी और राहुल से परेशानी है, वो सारी पार्टियां पीक पर चल रही हैं और ये राहुल के साथ खड़ा दिखना नहीं चाहती, जिसमें एक झंडा अखिलेश यादव उठाए हुए हैं। जब राहुल के घर दिल्ली पुलिस उनके जवाब का इंतजार कर रही थी और पूरी कांग्रेस राहुल को बैकअप देने 24 अकबर रोड पर पहुंची थी, उस वक्त कोलकाता में अखिलेश 24 में एंटी मोदी और एंटी कांग्रेस वाला फार्मूला समझा रहे थे। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं। तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहां बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी संसद से लेकर हर जगह पर कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहती है। ताजा तस्वीर अभी संसद में सामने आई थी। अडानी विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ टीएमसी नजर नहीं आई थी, तो उधर बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी बार बार कांग्रेस के साथ क्लियरिटी चाहते हैं ताकि सीट शेयरिंग पर बात बन सके। ये जल्दबाजी क्यों है, उसकी वजह सीधी है, जितना राहुल मजबूत होंगे उतनी ही उनकी सीट की डिमांड भी होगी। कांग्रेस के रिवाइवल से इस देश में बीजेपी को जितना बड़ा संकट आएगा, उससे ज्यादा बड़ा संकट इन रीजनल पार्टीज को आएगा, क्योंकि कांग्रेस के वोट से ही ये पार्टियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के वापस बढ़ने का मतलब इन क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान। चाहे ममता हो, चाहे स्टालिन, नहीं चाहेंगे कि उनके वोट कांग्रेस में बटे और बीजेपी को फायदा मिले। बिहार के सियासी गलियारे में पिछले 2 दिनों से सिर्फ ओवैसी की बात हो रही है। ओवैसी के आने से किसका फायदा है, किसको नुकसान हो रहा है, कितना वोट ओवैसी काटेंगे, क्या है ओवैसी का प्लान? अटकलों का बाजार जबरदस्त तरीके से गर्म है। नीतीश और तेजस्वी की पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। ओवैसी मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार बिहार ने ओवैसी के 5 विधायकों को विधानसभा भेजा था, लेकिन 4 ने तेजस्वी का हाथ थाम लिया। लेकिन इस बार ओवैसी संभल चुके हैं, धोखा खाए हुए हैं, पिछली गलतियों से सबक लेने की बात कर रहे हैं। सवाल है, ओवैसी की एंट्री से क्या नीतीश तेजस्वी के M+Y वोट बैंक में बड़ी सेंध लगने वाली है? बिहार के सीमांचल की बड़ी पॉलिटिकल रिपोर्ट यहां देखते हैं।
ओवैसी का प्लान बिहार एक्टिव हो गया है। ओवैसी फिर सीमांचल में। सीमांचल किसने कहना शुरू किया? क्या राजद ने कहा सीमांचल? क्या लालू ने कहा सीमांचल? क्या नीतीश ने कहा सीमांचल? क्या मोदी ने कहा सीमांचल? सीमांचल अगर किसी ने कहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। आज हम सीमांचल कह रहे हैं तो सबको मजबूरी की हालत में बोलना पड़ रहा है सीमांचल सीमांचल सीमांचल। सीमांचल में ओवैसी हुंकार भर रहे हैं। सीमांचल में फिर से जीत के मुस्लिम फैक्टर की तलाश कर रहे हैं। ओवैसी की एंट्री से बिहार में मुस्लिम वोटों का सियासी जोड़ घटाना शुरू हो गया है। टेंशन में महागठबंधन है तो थोड़ी टेंशन बीजेपी के खेमे में भी है। सीमांचल को ओवैसी अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला मानते हैं। बिहार में सीमांचल ने ही ओवैसी को जीत का स्वाद चखाया था। यही वजह है कि 2024 के लिए 2025 के लिए ओवैसी एक बार फिर सीमांचल से ही अपनी सियासी जमीन को तैयार करने में बहुत पहले से जुट गए हैं। क्या वजह है? हर कोई यहीं से शुरुआत कर रहा है। नहीं, हम तो अपनी सियासी सफर का आगाज जो है सीमांचल से ही किए थे और इंशाल्लाह हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। अब जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू राजद हो, दिल्ली में एक की सरकार है कि बिहार प्रदेश में बरसों से है, मगर किसी ने भी सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। आज जिस जगह पर हम आए हैं वहाँ पर रसीला ब्रिज को देखने आए हैं जो 2014 से उसका काम नहीं हुआ है। खाड़ी का ब्रिज है, 2014 से नहीं होता है। तो ये अब एक बमनाधर ब्रिज है, 7 साल से रुका हुआ है। तो जो लोग सत्ता में है, चाहे दिल्ली में हो, तो आपने पूर्णिया को एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? आपने जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन क्यों नहीं डाली? तो ये बहुत ये मुद्दे क्या, ये तो जिंदगी और मौत का मसला है ये सीमांचल की आवाम के लिए। ओवैसी भले ही सीमांचल के मुद्दों की बात कर रहे हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, सीमांचल को नजरअंदाज किए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है सीमांचल का सियासी समीकरण ओवैसी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ओवैसी के सियासी गुणागणित के मुताबिक फिट बैठता है। ओवैसी की नजर महागठबंधन के एमओआई समीकरण के एम पर है। ओवैसी ने महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की एक बार फिर से बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल सीमांचल वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सीमांचल के 4 जिलों में किशनगंज में सबसे ज्यादा 70%, तो पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी 35 से 40% मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे में ओवैसी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के ऐलान के साथ ही महागठबंधन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी 75% से ज्यादा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 14 सीटों पर दांव आजमाया था, जिनमें से मिथिला इलाके में से एक भी सीट ओवैसी को नहीं मिली थी। लेकिन सीमांचल में ओवैसी के 5 विधायक जीते। अमौर, कोचाधान, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज। 2020 का चुनाव ओवैसी के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आया था। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा राज्य था जहां ओवैसी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी का हाथ थाम लिया। ये ओवैसी के लिए झटका था, लेकिन ओवैसी हार मानने वालों में से नहीं है। ओवैसी एक बार फिर उसी सीमांचल में अपनी पैठ बनाने जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी का जनाधार भी सीमांचल में अच्छा खासा है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन ओवैसी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। सीमांचल के इलाके में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं और लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 24 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है ऐसे में महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ओवैसी का एजेंडा क्लियर है। ओवैसी 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नजर 2025 पर है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। 2020 की तरह बड़ा खेल करने की तैयारी में है ओवैसी। इसीलिए जब बात बीजेपी की करते हैं तो हमला महागठबंधन पर भी करते हैं। बीजेपी के अमित शाह का जलसा हुआ। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठियां घुस जाते हैं। अमित शाह साहब, इस मुल्क के होम मिनिस्टर तुम हो, मैं नहीं हूं। इस सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है।
इस सीमांचल में बाइज्जत भारत का शहरी रहता था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। घुसपैठी है, कौन घुसपैठी है, कहां का घुसपैठी है, मगर बीजेपी की साजिश ये है कि एनपीआर एनआरसी को लागू किया जाए घुसपैठियों के नाम पर। गठबंधन का जलसा हुआ तो नीतीश बोले, नीतीश कुमार क्या बोले, एक मुसलमान की पार्टी है। नीतीश कुमार साहब, आप मुसलमान हैं या कुशवाहा हैं, हमको बताओ। मुसलमान की पार्टी, लालू यादव यादवों के नेता, उनको नहीं कहेंगे यादव। तुम अपने आप को नहीं कहोगे कुर्मी कुशवाहा, तुम किसी ठाकुर को नहीं कहोगे, ब्राह्मण को नहीं बोलोगे, तुम किसी को नहीं बोलोगे, किसको बोलोगे? मुसलमान की पार्टी। ओवैसी सीमांचल में पानी के बीच चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, ओवैसी की यात्रा सीमांचल के विकास से ज्यादा वोट कलेक्शन वाली यात्रा है। ओवैसी फिर से बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा करने की जुगत में है। बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों के सहारे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भी उन्हें अच्छी सीटें मिलेंगी। कम से कम सीमांचल उन्हें निराश नहीं करेगा। इसीलिए जब ओवैसी से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल पूछे जाते हैं तो उनका जवाब एक बार फिर सीमांचल पर ही आकर रुक जाता है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रहा है, विपक्षी एकता की बड़ी कोशिश वो कर रहे हैं। एक कहावत है, हुनूस दिल्ली दूरस्त। दिल्ली का रास्ता सीमांचल से अगर कोई इंसाफ करेगा तो दिल्ली का रास्ता पहुंचेगा, जो सीमांचल से नाइंसाफी करेगा वो दिल्ली नहीं जा सकता। सीमांचल के सभी जिलों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम बहुल्य जिले हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ की 24 सीटों पर सियासी तौर पर निर्णायक साबित होते हैं। आरजेडी का गढ़ माना जाता था। यहाँ लोकसभा की 4 सीटें पड़ती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज को छोड़कर पूर्णिया, अररिया और कटिहार की सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग तेजस्वी की आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। मुस्लिम बहुल होने के कारण महागठबंधन को अपना बड़ा वोट बैंक सीमांचल में दिखता है। महागठबंधन एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे बीजेपी को यहां मात देने का प्लान बना रहा है। लेकिन अब ओवैसी ने एंट्री मार ली है। महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ओवैसी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के रूप में एआईएमआईएम काम करती है। गोपालगंज में बीजेपी की जीत इसी का नतीजा थी। कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कैसे, किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। बीजेपी को छोड़ा, फिर राजद को गोद में बिठा लिया। राजद के करप्शन पसंद नहीं आया तो मोदी के गोद में जाकर बैठ गए। अब मोदी को छोड़कर फिर राजद का आया है। तो नीतीश कुमार को किसने कहा था? राजद ने कहा था ना, क्या पलटू राम? हमने नहीं कहा था। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके ओवैसी को सूट करते हैं। यही वजह है कि 2020 में ओवैसी ने सीमांचल से अपने उम्मीदवार उतारने का पहला प्रयोग किया। ओवैसी का ये प्रयोग सफल भी रहा। बाद में विधानसभा की 2 सीटों कुर्नी और गोपालगंज के लिए हुए उपचुनावों में भी ओवैसी के उम्मीदवारों का असर दिखा। गोपालगंज में ओवैसी के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उससे कहीं बहुत कम अंतर आरजेडी की हार का था। इसलिए कहा जा रहा है कि ओवैसी के बिहार में आने से एआईएमआईएम के उम्मीदवार भले न जीते पर महागठबंधन को जीत की राह में मुश्किल खड़ी तो कर ही सकते हैं। ओवैसी ये ऐलान कर चुके हैं, बिहार में इस बार कम से कम 50 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी खुलेआम मंच से कह रहे हैं, पिछले चुनाव में सिर्फ 14 सीटों पर लड़ाई लड़कर बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार इस गलती को सुधार लेंगे। इस बार और उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सीमांचल की जनता ओवैसी को लेकर क्या सोचती है? क्या एक बार फिर ओवैसी को सीमांचल के लोग वोट करेंगे? बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव अच्छे हैं या ओवैसी अच्छे हैं? अच्छा कोई नहीं है, कोई काम नहीं किया है। कौन कोई का बिहार में कुछ सीमांचल में कोई काम ही नहीं करे कोई नेता। वो तो हाल ही आया है ना ओवैसी साहब, तो क्या काम करेगा वो? पिछली बार उनके 5 विधायक जीते थे। वो कहाँ काम किया? हम लोग का तो रोड ही नहीं है। आप लोग जाइएगा तो जाने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग ओवैसी साहब का नहीं है। नहीं, यहाँ असर नहीं होगा उनका? नहीं, यहाँ नहीं होगा। इस गाँव में नहीं होगा। क्यों वजह? क्योंकि एक बार धोखा दिया है।
अक्रोलीमान, उसको MLA बनाए थे, 2 साल हो गया, आज तक कोई काम नहीं किया। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, एज ए नेता बहुत पसंद करते हैं। पार्लियामेंट में वो बखूबी से जिस काम के लिए उनको बनाया गया है वो बखूबी निभाते हैं और युवाओं के, नौजवानों के दिलों की धड़कन है वो। ओवैसी कौन? इसमें तो अभी फिलहाल हमारे अवैसी साहब हैं। हाँ। क्योंकि अभी हम उसी का ये देख रहे हैं सब कुछ। बसु या ओवैसी, किसको चुनेंगे आप? बस अवैसी का पकड़ तो है, लेकिन हम लोगों के जो इस एरिया की ज़रूरत है, आप लोगों ने देखा खाड़ी पुल जो कि 10 साल से इसी तरह अधूरा है। हम लोगों को अगर कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या हमारे बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है तो 50 किलोमीटर घूम करके तभी जाना पड़ता है। कौन दोषी है इसके लिए? जी, ये दोषी तो हम कहेंगे बिहार सरकारी है, इसलिए कि बिहार नीतीश कुमार जी है। चुनना हो किसको चुनेंगे? जी अवैसी सर को। जी बिल्कुल। तेजस्वी नीतीश एक साथ आ गए हैं, महागठबंधन बन गया। बिल्कुल आ गए, महागठबंधन आ गए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अवैसी को चुनना चाहते हैं। जी हम लोग अवैसी को पसंद करते हैं। इसी पे आरोप तो ये लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, तो आरोप लगाने वाले हैं जो, तो वो तो आरोप लगाएंगे ना, इससे कोई फायदा नहीं है बीजेपी को। किशनगंज में भले ही ओवैसी को लेकर लोगों की मिली जुली राय है, ये नहीं भूलना चाहिए, ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका आरजेडी का गढ़ रहा है। 2020 के चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक आरजेडी के थे। आरजेडी 8, AIMIM 5, कांग्रेस 4, BSP 1, CPI माले 1। बिहार में AIMIM 2015 में भी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जीत का स्वाद उसे 2020 के चुनाव में मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद हैं। 3,67,000 वोट कांग्रेस यानी महागठबंधन को मिले थे। JDU यानी तत्कालीन NDA उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ को 3,32,000, जबकि AIMIM के अख्तरुल ईमान को 2,95,000 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में किशनगंज में मिले करीब 3 लाख वोट को देखकर ही ओवैसी को सीमांचल में जीत की उम्मीद जगी थी। 2020 में ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को एक रखने के लिए आरजेडी से गठबंधन की कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार भी ओवैसी ने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अगर कोई साथ नहीं आया तो अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन कोई साथ आना चाहे तो परहेज नहीं करेंगे। अगर वो तैयार नहीं थे, अब उनको कौन समझाएगा? वो ना समझे, हमारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इस बार अकेले जा रहे हैं आप, ये तो तय है। देखिए अभी तो बहुत टाइम है, हम अकेले अगर जाना पर जाएंगे, मगर अगर कोई हमको साथ लेना चाहे तो हम सोचेंगे, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। ओवैसी भी इस बात को बखूबी समझते हैं, लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते। मुस्लिम वोटों के वे अकेले दावेदार नहीं हैं। मुसलमानों के अलावा सीमांचल से पिछड़ी जाति के मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं। लिहाजा जातीय समीकरणों के सहारे महागठबंधन यहाँ सबसे ज्यादा सीटें निकाल सकता है। बदले राजनीतिक समीकरण में बीजेपी को आरजेडी जेडीयू महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है। इस इलाके में ध्रुवीकरण आसान नहीं होगा। ऐसे में मुस्लिम वोट का बंटवारा ही बीजेपी के लिए बड़ा कारगर हथियार होगा। इसलिए बीजेपी तो यही चाहेगी ओवैसी बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। ओवैसी को जितने ज्यादा वोट, बीजेपी की दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। आपके मोबाइल पर हर रोज हिंदू राष्ट्र को लेकर व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। ये मैसेज कौन भेजता है? ये मैसेज कहां से जनरेट होते हैं? आज बागेश्वर वाले बाबा मुंबई में इसी की बात उन्होंने की। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो व्हाट्सएप मत खेलो। व्हाट्सएप से सनातन का सपना पूरा नहीं होगा। घर से बाहर निकलो। आजादी की लड़ाई व्हाट्सएप खेलने से नहीं मिलनी थी। बागेश्वर वाले बाबा पिछले 2 दिनों से मुंबई में हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NCP सब ने मुंबई में बाबा का विरोध किया, लेकिन बाबा ने अपने विरोधियों को कैसे चैलेंज किया, इस रिपोर्ट से समझिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर न फेंके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निशाने पर कौन कौन है? जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको। बागेश्वर वाले बाबा ने किसे दे दिया सीधा चैलेंज? और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा को किससे दिक्कत है? जिसको दिक्कत हो आ जाए, हमें थोड़ी खुजली भाई, जिसको खुजली भाई वो मलहम लगाए, हमें खुजली नहीं है। जिसको खुजली हो वो आए, हम मलहम लगा देंगे, पैरासीटामोल गोली दे देंगे, लौट करके या तो खुजली नहीं रहेगी या खुजली वाला नहीं। सनातन का जहां सबसे ज्यादा जोर है, उसी मुंबई में इस वक्त बागेश्वर वाले बाबा का शोर है। प्रार्थना यह है कि देखो हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हमको डर लगा रहता है, भगवान की बड़ी कृपा है कि भारत की आजादी की टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, वरना उस समय भी व्हाट्सएप खेला जाता कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर के बाहर निकलना। यूपी नहीं, बिहार नहीं, गुजरात नहीं, सनातन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शहर शहर, गांव गांव न जाने कितनी हिंदू जनाक्रोश रैली निकली है। पिछले 3 महीनों में 50 से ज्यादा जनाक्रोश मोर्चे नजर आए हैं। उसी महाराष्ट्र में बागेश्वर वाले बाबा ने अपने मन की बात कह दी। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। अब ये समझिए कि बाबा ने क्यों कहा कि उनका सपना महाराष्ट्र से पूरा हो सकता है। जब से बागेश्वर वाले बाबा चर्चा में आए हैं, उन्हें सबसे पहली चुनौती महाराष्ट्र में ही मिली है। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को पहली चुनौती दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बाबा ने सनातन और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाया, उनके कई विरोधी पैदा हो गए। ओवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात कोई कैसे कर सकता है, सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है। AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, NCP, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, ये सब बागेश्वर वाले बाबा के विरोध में खड़े हैं। मुंबई के पागलों, तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। अब तुमने माया को तो बहुत पकड़ लिया, आओ बागेश्वर धाम के साथ माधव को भी पकड़े, और पकड़ना पड़ेगा तुमको। कब तक नहीं पकड़ोगे, याद रखना। मेरे पागलों, बहुत आज गंभीरता से सुनना। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजे तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं।
लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे। महाराष्ट्र सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर सनातन, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई मुद्दा बड़ा होता है तो उसका इम्पैक्ट कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तक होता है, क्योंकि ये सभी महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। इन राज्यों की बाउंड्री महाराष्ट्र से लगती है। इन सभी राज्यों में हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि बाबा जब मुंबई पहुंचे तो उसे लेकर खूब पॉलिटिक्स हुई। बाबा को मालूम है कि कुछ पार्टियों को हिंदू राष्ट्र वाली बात सूट नहीं करती, वो इसे लेकर उनका विरोध करेंगे। इसीलिए बाबा ने उन्हें मंच से ही चैलेंज किया। मुंबई के पागलों, तुम सिर्फ दरबार और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती की है। तुम्हारा काम, हम तो लड़ ही रहे हैं धर्म विरोधियों से, अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सनातन के लिए उठना पड़ेगा। और ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर ना फेंके, राम जी के होने का कोई सबूत ना मांगे। पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई, वैसी लौट करके ना हो। अगर कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? और भारत से उनका छुट्टी कौन कौन करवाएगा जो सनातन का विरोध करेगा? पक्का पक्का? बाकी तुम संभालो, बाकी हम हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, सत्य सनातन धर्म की। बाबा के पंडाल में तमाम लोग हिंदू राष्ट्र वाला पोस्टर लेकर आए थे। हिंदू राष्ट्र के लिए जमकर नारे लगा रहे थे। बाबा ने उन्हें दूर से देखा तो खुद पूछ लिया, अच्छा कुछ लोग ये बैनर क्या लिए, जरा पढ़वाइए, ये क्या लिए, क्या लिखा? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बाबा हाँ 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 होना चाहिए। अरे बाबा, अरे बहुत लोग लेकर आए। तुम चाहते हो कि हो? चाहते हो? बस घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। मुंबई में भीड़ खूब थी, मंच भी बड़ा था, लेकिन विरोध भी सामने खड़ा था। ओवैसी बाबा के हिंदू राष्ट्र वाली बात को बकवास बता चुके। बाबा ने मुंबई के मंच से विरोधियों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। क्या ये ओवैसी को चुनौती थी? जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको, एक एक दाग बता करके भेजेंगे। लेकिन ना तो हमें कोई धन चाहिए, ना हमको कोई चुनौती चाहिए। आपको अगर लगता है कि हमारे पास पाखंड है, आओ सीताराम का जाप करो, अर्जी लगेगी, हम बुलाएंगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोलने वाले तो बोलते रहते, हाथी चले बाजार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मुंबई में बाबा की एंट्री का विरोध किया। उनके प्रोग्राम पर सवाल उठाए। बाबा ने अपने विरोधियों को 2 कौड़ी का बता दिया। तो क्या बाबा का इशारा कांग्रेस की तरफ था? अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इन जो 2 प्रकार के 2 कौड़ी के लोग मुंह चलाते हैं, इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए? फटनी मारना चाहिए? तो वो भर मारेंगे, अब इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, है ना? अब इनके मुंह नहीं लगेंगे, वरना हम अपने काम में बहुत ज्यादा देर कर देते। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे। और मुंबई के पागलों, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात बागेश्वर वाले बाबा के मुंह से सुनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुंबई के मंच से बाबा ने विरोधियों के खिलाफ जितना खुलकर बोला, इससे पहले कभी नहीं बोला। उन्होंने सनातन के समर्थकों को जो टारगेट किया, उसका पॉलिटिकल मैसेज बड़ा था। आप महाराष्ट्र वालों, देखो हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो। ये जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे। कच्चे लोग विवाद ही करते रहते हैं, जो कच्चे लोग होते हैं वो बोलते ही रहते हैं। आप तो सब सीताराम जपो, भगवान का नाम लो। हमारे पास कोई क्षमता नहीं, लेकिन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जरूर है, और हम उसी कृपा के बल पर किसी से डरते भी नहीं हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। ये बात पूरी तरह क्लियर है कि 2024 के चुनाव में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा मुद्दा होगा। महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण की तरफ इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है। बाबा पॉलिटिकल बात तो नहीं करते, लेकिन उनकी बातों का राजनीतिक संदेश जाना तय है। मेरे भारत के लोगों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी के अलावा कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। हमारी माँ जब हमारे थे तो माँ पूछ रही थी, बेटा तू इतना परेशान किसके लिए हो रहा? पहली बार हमारी माँ ने पूछा, पहली बार। तब हमने अपनी माँ से कहा, माँ तूने हिंदू शेर को जन्म दिया है। पहली बार हमारी माँ ने नम आंखों से कहा, बेटा कि फिर से टीवी पर तेरी न्यूज चलने लगी, वो पढ़ी लिखी तो है नहीं है, बोले फिर से न्यूज चलने लगी, तू किसके लिए इतना परेशान होता? हमने कहा, माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुमने अपने बेटे को हिंदू शेर पैदा किया है, और ये झंडा गाड़ करके ही मानेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।